जय हिंद दोस्तों। आज अपन किरण प्रकाशिकी चैप्टर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, प्रिज्म। दोस्तों अपने पास प्रिज्म का एक प्रयोग भी होता है। 12th फिजिक्स के अंदर इसका प्रयोग भी आता है और थ्योरी के अंदर भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें भी ये थ्योरी अपने को पता होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे क्या इसका ऑब्जर्वेशंस लेना है, कैसे इसका रिजल्ट्स निकालना है। तो अपने को एक बार इसका थ्योरी समझ लेना चाहिए। प्रिज्म होता क्या है दोस्तों? प्रिज्म होता है इस तरीके का। प्रिज्म होता है ये ABC। प्रिज्म क्या होता है दोस्तों? ये एक त्रिभुजाकार पारदर्शी समांगी माध्यम होता है जिसमें दो अपवर्तक पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए होते हैं। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं। इसमें जैसे जैसे कुछ नई नई बातें आएगी तो मैं ऐसे लिखता जाऊंगा। यहाँ पे अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन से हैं? अपवर्तक पृष्ठ ये एक तो है AB व दूसरा है AC। ये दोनों क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। ये इसके अपवर्तक कोण, इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण है A। यहां तक अपने पास कंप्लीट है। अब यहाँ पे एक बात करना है कि ये क्या काम करता है। इससे प्रिज्म के द्वारा क्या होता है दोस्तों? विचलन कोण का मान ज्ञात किया जाता है। विचलन क्या होता है ये अपन अभी समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे यदि एक कोई प्रकाश की किरण आपतित कराई जाए, ये यहाँ पर कोई आपतित की जाए प्रकाश की किरण, ये क्या है? आपतित किरण है। आपतित किरण ये आपतित होगी तो ये एक कांच के ऊपर आपतित हुई है। तो यहां से ये तो है विरल माध्यम, हवा है, और कांच के अंदर को अपन कहते हैं सघन माध्यम। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास आती है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के पास आती है। ये अपवर्तन का नियम है, नियम 1 है। दूसरा नियम क्या है? जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये प्रिज्म के अंदर जितना भी ज़्यादा खेल होगा ये सारा का सारा होगा दोस्तों अपवर्तन का। किसका होगा? अपवर्तन का। तो अपने को अपवर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या है, ये अच्छे से आना चाहिए। तो अभी तो मैं यहाँ समझा ही रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूँ इससे पहले हुए वीडियो का, तो आप वो भी देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अपवर्तन किसे कहते हैं दोस्तों? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का पहला और दूसरा नियम पढ़ा। फिर अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक स्नेल के नियम से आता है। जो पहला नियम है, पहला नियम क्या है अपवर्तन का? जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के पास में आती है। और दूसरा नियम, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। और तीसरा अपवर्तनांक का, स्नेल का नियम भी बोलते हैं इसको, sin I अपॉन sin R इजिकल टू n। क्या बोलते हैं? n। तो ये अपने को पता होना चाहिए। अपवर्तनांक का भी अपन सूत्र ज्ञात करेंगे, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे अपन। तो यहाँ अभी अपन समझते हैं, अपने को ज्ञात करना है यहाँ पर प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो अपने को सबसे पहले तो इसके लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत क्या बनाना होगा? एक अभिलंब बनाना होगा। तो ये अभिलंब बना देते हैं। यहाँ से अब इसको इधर जाना चाहिए था लेकिन ये क्या होता है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है तो ये ऐसे चली जाएगी। और आपतित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको अपन आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण को क्या कहते हैं? I कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपवर्तन कोण बनेगा एक और। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी दोस्तों जो आपको नहीं समझ में आए। हर एक चीज बिल्कुल बारीकी से आपको बताता चलूंगा। अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण R बोलते हैं। इसको जाना कैसे चाहिए था? ये ऐसे जाना चाहिए था इसको,
ये ऐसे। तो अब ये लाइन और ये लाइन देखो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये पूरा का पूरा कोण कितना होना चाहिए था, ये पूरा कोण आई होना चाहिए था, लेकिन ये आर दे रखा है, तो ये कोण कितना होगा, ये होगा आई माइनस आर। यहां तक दोस्तों क्लियर है। अब ये कोण अपने पास आई माइनस आर है, लेकिन यहां से प्रकाश किरण, अब ध्यान से समझना है, ये सघन माध्यम से वापस प्रिज्म से बाहर तो निकलेगी ये प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण जब यहां से बाहर निकलेगी तो यहां पे भी एक अभिलंब बना देता हूं। ये अभिलंब बनाया मैंने, अभिलंब को नाम दे देता हूं, इसको कुछ भी नाम दे देता हूं, इसको एन दे देता हूं, इसको एन डैश दे देता हूं और इसको एन डबल डैश दे देता हूं। अभिलंब है ये सारे के सारे। एन डैश इसके लिए अभिलंब है, एन डैश एन डबल डैश इसके लिए अभिलंब है। अभिलंब हमेशा दोस्तों किसी भी पृष्ठ के लंब होता है। क्या होता है, लंबवत होता है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये जो दोस्तों कोण बन रहा है ये क्या है, अब ये अपवर्तित कोण, अपवर्तित किरण जो है इसके लिए आपतित किरण का बात कर रहा है। ये मान लेते हैं कि ये इसके पास आर डैश कोण बना रहा है। कितना कोण बनाना है, आर डैश। अब नियम नंबर 2 क्या है अपने पास, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अब इसको जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से दूर हटके ऐसे चली जाती है, ऐसे। तो ये तो है आपतित किरण, ये है निर्गत किरण। क्या कहलाता है ये, निर्गत किरण। ये निर्गत किरण कहलाएगा। ओके, यहां तक अपने पास क्लियर है। अब अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं, अच्छा यहां पे एक और बात है, ये कोण जो बन रहा है अभिलंब का निर्गत किरण के साथ, ये मान लेते हैं आई डैश बनेगा। कितना बन रहा है, आई डैश। कैसे क्या हो रहा है अभी मैं समझाऊंगा। अगर इसको मैं यहां आगे बढ़ाऊं तो ये यहां कट करेगा, इसको पीछे बढ़ाया मैंने तो ये यहाँ कट करेगा दोस्तों। अब यदि ये आई डैश है तो ये पूरा भी कितना होगा, आई डैश, ये पूरा भी आई डैश होगा। आई डैश में से आर डैश जाएगा तो ये बचेगा, तो ये अपने पास क्या है, आई डैश माइनस आर डैश। आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्तों, अच्छी तरीके से समझना है तो ध्यान से देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो अपन कह रहे हैं कि विचलन कोण, अपने को क्या क्या ज्ञात करना है ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो अपने को ज्ञात करना है विचलन कोण। क्या ज्ञात करना है, विचलन कोण। विचलन कोण ज्ञात करना है, प्रिज्म का विचलन कोण। और एक ज्ञात करना है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों इससे अपने को ज्ञात करने हैं। तो विचलन कोण क्या होता है दोस्तों, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण ये रही, निर्गत किरण ये रही, तो इसको आगे बढ़ाए, इसको भी आगे बढ़ाए, तो ये जो कोण बन रहा है इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, विचलन कोण बोलते हैं। विचलन कोण को मतलब अपने को समझ में आ गया कि डेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, डेल लिखेंगे। विचलन कोण को लिखते हैं डेल। ये इस तरीके से ये रहा, तो अपने पास ये कोण होगा ये वाला। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये जब जरूरत पड़ेगा तो वापस लिख लेंगे दोस्तों, ये तो नियम है। अच्छा मैं किसकी बात कर रहा हूं, अब यहां नाम दे देता हूं, मैं नाम देता हूं, इसको दे देता हूं ए बी सी तो लिख रखा है, इसको लिख देता हूं पी, इसको लिख देता हूं क्यू, इसको लिख देता हूं आर, पी क्यू आर, और इस बिंदु को तो एन डैश लिख ही रखा है। ओके कंप्लीटली। अब मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सबसे पहले विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज पी आर क्यू में, त्रिभुज पी आर क्यू में, इस त्रिभुज की बात करूं, अगर मैं इसको देखूं, त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग इसके बाहरी कोण के बराबर होगा, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, कोण क्यू पी आर इजिकल प्लस
कोण क्यू आर पी इज इक्वल टू डेल। यहां पे लिखना पड़ेगा किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। ये दोस्तों एक थ्योरम है जो कि 9th क्लास में आती है, जिसका इस चैप्टर के अंदर बार बार प्रयोग होता है। तो ये बात अपने को समझ में आ गई कि ये डेल कैसे आ रहा है। अब क्यू पी आर की वैल्यू क्या है, क्यू पी आर मतलब इस एंगल की, इस कोण की वैल्यू क्या है, आई माइनस आर प्लस इसकी क्या है, आई डैश माइनस आर डैश इज इक्वल टू डेल। अब यहाँ पे आई को अगर पास में ले आए तो आई प्लस आई डैश माइनस आर डैश इज इक्वल टू डेल। यहाँ पे दोस्तों बड़ी आसानी से आपको ये सब सारा समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ आई प्लस आई डैश, इन दोनों का माइनस यहाँ कॉमन ले लो तो ये क्या आएगा, आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू डेल। यहाँ तक दोस्तों ये बात क्लियर है। यहाँ तक अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यदि न्यूनतम विचलन है, यहाँ पे बात समझने की जरूरत है आपको। न्यूनतम विचलन की स्थिति में विचलन कोण यदि बहुत कम है तो यहाँ पे इसको लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1। यदि विचलन न्यूनतम हो, कम हो मतलब न्यूनतम हो, तो ध्यान रखना है जो पी आर होगा वो हमेशा बी सी के पैरेलल होगा, समांतर होगा। और यहाँ पे अपने को इस डायग्राम के भी अंदर दिखाई दे रहा है पी आर बी सी के समांतर है। और जब ये समांतर होगा तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपतन कोण होगा, आपतन कोण वो हमेशा निर्गत कोण के बराबर होगा, निर्गत कोण के बराबर होगा। किस तरीके से, आपतन कोण को आई लिखा हुआ है, निर्गत कोण को क्या लिखा हुआ है, आई डैश। क्या लिखा हुआ है, निर्गत कोण को आई डैश। यहाँ अपवर्तन कोण को आर है, निर्गत कोण, यहाँ पे एक और बात लिख देता हूं, निर्गत कोण, निर्गत कोण को क्या लिखा हुआ है, आई डैश। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि विचलन कोण को तो डेल वहां पे लिख दिया है, एक ही बात है। और आई इजिकल टू आई डैश होगा तब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना है कि आर बराबर भी आर डैश होगा ही होगा। ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे अगर पुट की जाए तो अपने पास क्या होगा, ये इस समीकरण 1 से क्या आ रहा है अपने पास, समीकरण 1 से i इजिकल टू आई डैश है तो इसको भी मैं i लिख सकता हूं, तो i प्लस आई माइनस आर प्लस आर इजिकल टू डेल। तो ये क्या आ जाएगा, i प्लस आई 2i माइनस 2r इजिकल टू डेल। ये आ गया अपने पास, ये है अपने पास समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों अगर इस चतुर्भुज को देखा जाए, कौन सा चतुर्भुज, चतुर्भुज का नाम है दोस्तों PARN। कौन सा चतुर्भुज है, चतुर्भुज PARN डैश। यहाँ पे अगर बात की जाए ये क्यों लिया गया है, क्योंकि हमेशा अभिलंब इसके 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कोण P प्लस कोण R इजिकल टू 180। क्यों है, क्योंकि समकोण बने हुए हैं, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अगर ये 180 है तो बाकी जो बचे हुए हैं कोण वो कितने होंगे, कोण A प्लस कोण N डैश इजिकल टू कितने होंगे दोस्तों, 180 के होंगे। ये भी 100, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो ये अगर 180 है, ये कोण और ये कोण मिलाकर 180 है, तो ये कोण और ये कोण मिलाकर भी कितने होंगे, 180 होंगे। अब दोस्तों अगर अपन इस त्रिभुज की बात करें, किसकी बात करें, त्रिभुज
एन डैश पी आर, एन डैश पी आर में त्रिभुज एन डैश पी आर त्रिभुज के अंदर इसके ये कोण कितना है, ये कोण आर है, कोण आर प्लस आर डैश प्लस एन डैश ये वाला कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब यदि इन दोनों समीकरणों को अगर देखा जाए a प्लस एन डैश, इसको लिख देता हूं समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। तो यहां पे देखो अपने पास क्या आएगा, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या आएगा 180 तो दोनों बराबर हुए, कोण a प्लस कोण एन डैश इजिकल टू आर प्लस आर डैश प्लस एन डैश। तो एन डैश से एन डैश कैंसिल हो जाएगा, तो कोण a इजिकल टू क्या आएगा r प्लस आर डैश। अब दोस्तों यहाँ देखिए r प्लस आर डैश को ये वाला है, इसको आर आर लिखा हुआ है, या इसको मैं r प्लस आर डैश को क्या लिख देता हूँ, न्यूनतम विचलन के लिए क्या लिख रखा है, न्यूनतम विचलन के लिए क्या है अपने पास r और r डैश सेम हो जाता है, तो कोण a इजिकल टू क्या हो जाएगा 2r। तो यहाँ पर 2r की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे समीकरण 2 से अपने पास, समीकरण 2 से 2i माइनस a इजिकल टू डेल, ये अपने पास क्या आ गया है दोस्तों, विचलन कोण डेल का वैल्यू आ गया है। यहाँ पे यदि i का वैल्यू ज्ञात करना चाहे तो इसको भेजेंगे इधर, तो i इजिकल टू आ जाएगा अपने पास डेल, इस माइनस a को उधर भेजेंगे तब प्लस है अपॉन इस 2, ये जो मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में। ये भी ध्यान रखें, ये आपतन कोण का मान आ गया है, किसका आया है आपतन कोण का। यहाँ अपने को एक एक चीज दोस्तों ध्यान से समझनी है, अगर थोड़ी सी लापरवाही करी तो अपने को समझ में नहीं आने वाला, इसलिए अपने को पूरा एग्जैक्टली क्लियर देखना है। अब यहाँ से दोस्तों अपन चाहे तो r का वैल्यू भी ज्ञात कर सक रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से अगर r का वैल्यू ज्ञात करें तो r इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहीं से बात कर रहा हूँ, यहीं से बात करें तो ये हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा r इजिकल टू a/2, i और r का वैल्यू आ गया। i और r का वैल्यू जब आ जाए तो अपने को अपवर्तनांक का सूत्र भी आ सकता है, क्योंकि अपवर्तनांक का सूत्र क्या है, साइन i अपॉन साइन r इजिकल टू n अपवर्तनांक। तो दोस्तों ये सब मैं मिटा देता हूं और यहाँ पे सोल्व करता हूं। जो अपन ज्ञात करना चाह रहे थे विचलन कोण, विचलन कोण का आ गया है। अब अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं दोस्तों पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, और अपवर्तनांक का फॉर्मूला पहले जब लिखा था अपन ने तो मैंने बताया था आपको कि यही फॉर्मूला फिर काम आएगा, तब वापस लिखेंगे। तो अभी लिख देते हैं, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए, अपवर्तनांक का सूत्र, थोड़ा आपको कंटिन्यूटी बना के रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ये इस तरीके का है कि अपने को थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि अपन क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से, क्या है अपने पास साइन i अपॉन साइन r इजिकल टू n। जब कोण छोटा हो तो अपन क्या होता है कि साइन i को अपन i लिखते हैं और साइन r को r लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i अपॉन r इजिकल टू n। तो i का क्या वैल्यू है, i का ये रहा वैल्यू, डेल प्लस a अपॉन 2 अपॉन r का वैल्यू क्या है a/2 इजिकल टू n। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा दोस्तों, इसको ऊपर लाएंगे तो डेल प्लस a अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन a, तो इजिकल टू n। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल प्लस a अपॉन a इजिकल टू n। ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र है।
ये दोस्तों क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र है। इसको अगर अपन चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे, पूरा का पूरा साइन को साथ में भी लिख सकते थे और ऐसा भी लिख सकते थे। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, कैसे, साइन आई की जगह पे आई का वैल्यू क्या था, डेल प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इक्वल टू एन। ये भी सही है, इसको आगे सोल्व करें तो ऐसा आता है। तो ये है अपवर्तनांक का सूत्र, ये भी अपवर्तनांक का सूत्र। अब अगर अपन थोड़ा सा और आगे सोल्व करना चाहें तो ऐसे यहाँ से अपन वापस विचलन कोण का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, डेल अपॉन ए प्लस ए अपॉन ए करेंगे तो 1 इजिकल टू एन। इस 1 को उधर भेजेंगे तो डेल अपॉन ए इजिकल टू एन माइनस 1, और ए को उधर भेजेंगे अब तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो डेल इजिकल टू आ जाएगा ए इंटू एन माइनस 1। तो विचलन कोण का मान है और ये भी विचलन कोण का मान है, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों सही बात है, एक ही बात है। तो ये विचलन कोण का है, ये भी, और ये आई और ये आर का मान है, और जो ये एन आया है, चाहे ये लिखें या ये लिखें, ये दोस्तों प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है। ये दोस्तों कंप्लीट हुआ प्रिज्म का टॉपिक। आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।